चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य भारतीय इतिहास के उस निर्णायक मोड़ की कहानी है जहां अराजकता, विदेशी आक्रमण और आंतरिक अत्याचारों के बीच एक नए युग का उदय हुआ। यह वह समय था जब भारत छोटे छोटे जनपदों में बंटा हुआ था। उत्तर पश्चिम में यूनानी शक्तियों का प्रभाव था, गंगा के मैदान में नंद वंश की कठोर और अलोकप्रिय सत्ता थी, और आम जनता करों के बोझ तथा अन्याय से त्रस्त थी। इसी अस्थिर वातावरण में एक ऐसे साम्राज्य की नींव पड़ी जिसने पहली बार लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक केंद्रीय शासन के अंतर्गत संगठित किया। चंद्रगुप्त मौर्य का आरंभिक जीवन रहस्यों से भरा हुआ माना जाता है। विभिन्न ऐतिहासिक और साहित्यिक स्रोत उनके जन्म और वंश को लेकर अलग अलग कथाएं प्रस्तुत करते हैं, लेकिन सभी इस बात पर सहमत है कि उनका बचपन संघर्षों से भरा था। उन्होंने बहुत कम उम्र में सत्ता के क्रूर रूप को देखा, अन्याय को महसूस किया और यह समझा कि शक्ति केवल बल से नहीं बल्कि बुद्धि और संगठन से आती है। यही अनुभव आगे चलकर उनके व्यक्तित्व की नींव बने। इसी समय इतिहास के मंच पर चाणक्य का प्रवेश होता है। तक्षशिला के महान विद्वान, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, अपमान और अन्याय से आहत होकर नंद वंश के विनाश का संकल्प ले चुके थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त में वह चिंगारी देखी जो पूरे भारत को एक सूत्र में बांध सकती थी। गुरु और शिष्य का यह संबंध केवल शिक्षा तक सीमित नहीं था, बल्कि यह राजनीति, कूटनीति, गुप्तचर व्यवस्था और दीर्घकालिक रणनीति की प्रयोगशाला बन गया। नंद वंश के विरुद्ध पहला प्रयास असफल रहा। इस पराजय ने चंद्रगुप्त और चाणक्य को यह सिखाया कि केवल साहस पर्याप्त नहीं होता। उन्होंने अपनी रणनीति बदली और यह निश्चय किया कि पहले सीमावर्ती क्षेत्रों को अपने अधीन किया जाएगा, जनता का विश्वास जीता जाएगा और फिर केंद्र पर प्रहार किया जाएगा। यह असफलता वास्तव में भविष्य की सबसे बड़ी सफलता की तैयारी थी। उत्तर पश्चिम भारत से उनकी विजय यात्रा आरंभ हुई। सिकंदर के बाद वहां स्थापित यूनानी शासक कमजोर हो चुके थे। चंद्रगुप्त ने स्थानीय सहयोग, संगठित सेना और कुशल नेतृत्व के बल पर एक एक करके इन क्षेत्रों पर अधिकार किया। उनकी सेना केवल युद्ध कौशल में ही नहीं बल्कि अनुशासन और रणनीतिक सोच में भी श्रेष्ठ थी। धीरे धीरे मौर्य शक्ति का प्रभाव बढ़ता गया। पाटलिपुत्र की ओर बढ़ती मौर्य सेना अब केवल सैनिक शक्ति नहीं बल्कि जनसमर्थन का प्रतीक बन चुकी थी। नंद शासकों की अपार संपत्ति और कठोर कर नीति ने उन्हें जनता से दूर कर दिया था। अंततः नंद वंश का पतन हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य भारत के एक विशाल साम्राज्य के प्रथम सम्राट बने। यह केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था बल्कि शासन की सोच में क्रांतिकारी बदलाव था। सत्ता संभालने के बाद चंद्रगुप्त का ध्यान साम्राज्य के विस्तार और स्थिरीकरण पर केंद्रित हुआ। उनका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक फैल गया। सुदृढ़ सड़कों, संगठित कर प्रणाली, प्रांतीय प्रशासन और गुप्तचर तंत्र ने इस विशाल साम्राज्य को एकजुट रखा। व्यापार को बढ़ावा मिला और कृषि व्यवस्था को संरक्षण प्राप्त हुआ। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के साथ हुआ संघर्ष और उसके बाद की संधि प्राचीन भारतीय कूटनीति का उत्कृष्ट उदाहरण है। युद्ध के बाद भूमि का आदान प्रदान और वैवाहिक संबंधों के माध्यम से शांति स्थापित की गई। इस संधि ने मौर्य साम्राज्य को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाई और पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित किया। मौर्य प्रशासन अत्यंत संगठित और केंद्रीकृत था। न्याय व्यवस्था, कर संग्रह, नगर प्रबंधन और सुरक्षा, हर क्षेत्र में राज्य की सशक्त उपस्थिति थी। चाणक्य के अर्थशास्त्र में वर्णित सिद्धांत व्यवहार में उतरते दिखाई देते हैं। यह शासन प्रणाली अपने समय से बहुत आगे थी। जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य ने सत्ता का परित्याग कर दिया। उन्होंने जैन धर्म अपनाया और दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान किया। यह निर्णय दर्शाता है कि उनके लिए सत्ता से अधिक महत्वपूर्ण आत्मिक शांति और वैराग्य था। एक महान विजेता का यह रूप उन्हें और भी असाधारण बना देता है। चंद्रगुप्त मौर्य की विरासत उनके उत्तराधिकारियों में स्पष्ट दिखाई देती है। उनके पुत्र बिंदुसार और पौत्र अशोक ने इस साम्राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मौर्य साम्राज्य केवल एक राजनीतिक शक्ति नहीं था बल्कि यह प्रशासन, नैतिकता और एकता की ऐसी परंपरा छोड़ गया जिसने भारतीय इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। मौर्य साम्राज्य के सुदृढ़ होने के साथ ही शासन का वास्तविक स्वरूप सामने आने लगा। राजधानी पाटलिपुत्र केवल एक राजनीतिक केंद्र नहीं रही बल्कि वह प्रशासन, कूटनीति और संस्कृति का संगम बन गई। विशाल प्रासादों के भीतर निर्णय लिए जाते थे तो शहर की गलियों में आम जन के जीवन की धड़कन सुनाई देती थी। राज्य की निगरानी दूरदराज तक फैली हुई थी और प्रत्येक प्रांत से सूचनाएं राजधानी तक पहुंचती थी। यह एक ऐसा तंत्र था जिसमें शक्ति और नियंत्रण के साथ साथ उत्तरदायित्व भी निहित था।
मौर्य शासन की सबसे बड़ी विशेषता उसका सुव्यवस्थित गुप्तचर तंत्र था। व्यापारी, साधु, कलाकार और सामान्य नागरिक सबके रूप में प्रशिक्षित जासूस साम्राज्य के कोने कोने में सक्रिय रहते थे। वे केवल विद्रोह या षड्यंत्र की सूचना नहीं देते थे, बल्कि जनता की समस्याओं, करों के प्रभाव और अधिकारियों के आचरण तक की रिपोर्ट करते थे। इस निरंतर सूचना प्रवाह ने शासन को सतर्क और प्रभावी बनाए रखा। आर्थिक दृष्टि से साम्राज्य आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर था। कृषि को राज्य संरक्षण प्राप्त था, सिंचाई के साधन विकसित किए गए और अनाज भंडारण की व्यवस्था की गई। व्यापार मार्गों की सुरक्षा से आंतरिक और बाहरी व्यापार को बढ़ावा मिला। उत्तर पश्चिम से आने वाला व्यापार समुद्री मार्गों से जुड़ता हुआ मौर्य साम्राज्य को समृद्ध बनाता गया। सैन्य संगठन में भी निरंतर सुधार किए गए। पैदल सेना, घुड़सवार, रथ और हाथी, चारों अंगों का संतुलित उपयोग किया जाता था। सैनिकों को नियमित वेतन, प्रशिक्षण और अनुशासन के नियमों में बांधा गया था। युद्ध केवल विस्तार का साधन नहीं, बल्कि अंतिम विकल्प माना जाता था। यह सोच मौर्य शासन को अन्य समकालीन शक्तियों से अलग करती है। दक्षिण की ओर उनका प्रस्थान एक ऐतिहासिक यात्रा बन गया। यह यात्रा न तो सैन्य अभियान थी और न ही राजनीतिक विस्तार, बल्कि आत्मिक खोज का मार्ग थी। श्रवणबेलगोला की पहाड़ियों में उन्होंने तपस्या का जीवन अपनाया। यहाँ इतिहास एक नए रूप में सामने आता है, जहाँ साम्राज्य का निर्माता मौन में लीन हो जाता है। चंद्रगुप्त के बाद साम्राज्य की बागडोर बिंदुसार के हाथों में आई। पिता द्वारा स्थापित प्रशासनिक ढांचा उनके लिए मजबूत आधार बना। मौर्य साम्राज्य अब एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक व्यवस्था की पहचान बन चुका था। यही व्यवस्था आगे चलकर अशोक के काल में अपने नैतिक शिखर तक पहुंची। आज जब इतिहास की ओर देखा जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य केवल एक विजेता नहीं, बल्कि एक युग निर्माता के रूप में सामने आते हैं। उनकी कहानी यह दर्शाती है कि अराजकता के बीच भी संगठन, दूरदृष्टि और साहस से एक स्थायी व्यवस्था बनाई जा सकती है। यह डॉक्यूमेंट्री कथा यहीं समाप्त नहीं होती। यह हर उस दौर में जीवित रहती है, जहां एकता, शासन और नैतिकता की बात होती है।